तलाक के समय जो होता है कि जब दोनों कोर्ट में हाजिर होते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहीं ये दिमाग में रहता है कि कहीं तलाक से पहले हम लोग फिर से एक हो जाएं क्या। मुकेश सहनी, आरसीपी सिंह, पशुपति पारस, ये सब हैं, लेकिन भाजपा का एक प्रेम है। अब तक इन्होंने मन बना लिया कि जख्म नया है, इसलिए थोड़ा सा अब भाजपा से दोस्ती नहीं करेंगे, अब हम नीतीश कुमार से करेंगे। एक बात अब मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, आप लोग सभी नोट कर लीजिए, चिराग पासवान महागठबंधन में तो नहीं जाएंगे, ये क्लियर है। आज पंचनामा की शुरुआत मेरे द्वारा, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं और भीतर से निकाल करके बहुत सारी चीज़ नमन जी लेकर के आए हैं जिसको आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। पूरे अभी माहौल जो चल रहे हैं उस माहौल में एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार उपेंद्र कुशवाहा बहुत ने गोतिया वाली बात कही थी जी, बाराती वाली, कि बारात में सब कुछ लाया जा सकता है, बाराती नहीं लाया जा सकता, बाराती भाड़ा पर नहीं आता है। और गोतिया वाली बात तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार के पास बड़ी चुनौती है कि वो अपने गोतिया को संभाल कर रखें जी, वहीं सबसे बड़ी समस्या तो भाजपा के साथ है कि वो अपने गोतिया बढ़ाए कैसे। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है ना कि वो बढ़ाने की तैयारी तो कर रही है, जहां एक तरफ बार बार आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान जो हैं उनके साथ हैं, कई ऐसे मौके आए पर्दे के पीछे साथ हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए ना कि यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी चिट्ठी लिख करके उनको कहती है कि हमारे साथ जुड़िए, आप उपचुनाव में हमारा साथ दीजिए, सब कुछ होता है, लेकिन समझौता नहीं होता है। कोई तस्वीर सामने नहीं आती है जी कि उन लोग बैठ करके बात किए हों, लेकिन दोनों कह रहे हैं तलाक के समय जो होता है कि जब दोनों कोर्ट में हाजिर होते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहीं ये दिमाग में रहता है कि कहीं तलाक से पहले हम लोग फिर से एक हो जाएं क्या। तो ये इस तरह की बातें तो कहाँ फंस रहा है। देखिए कुछ बातें तो समझनी बहुत जरूरी है, चिराग के संदर्भ में पहले समझ लेते फिर मुकेश सहनी की बात करें। देखिए चिराग पासवान भाजपा को और भाजपा की रणनीतियों को या तो बहुत आसानी से समझ गए हैं जी, वो जानते हैं कि भाजपा उनके अलावा कहीं सोच नहीं रही है। मुकेश सहनी, आरसीपी सिंह, पशुपति पारस, ये सब हैं, लेकिन भाजपा का एक प्रेम है जो वो नहीं, जो वोटों के हिसाब से आएगा, वोटों के हिसाब से ही आएगा। वो चिराग जानते हैं कि भाजपा उन्हें, कई बार हमसे भी जब बातें होती हैं चिराग पासवान की तो बहुत रिलैक्स नजर आते हैं जी, लगता है जैसे भाजपा से इनकी या तो बात हो गई है या ये समझ गया कि भाजपा इनके बिना कुछ करेगी नहीं, इसीलिए ये अपने गेम को बहुत स्ट्रांग रखे हुए हैं, पोकर फेस जी। भाजपा समझ ही नहीं पा रही क्या कहना चाह रहे। लेकिन बाबा एक बात जान लीजिए, कुछ क्रोनोलॉजी जान लीजिए, मंत्री नहीं बने पिता की जगह पर, पार्टी टूटी जी, आवास खाली कराया गया जी, एमएलसी चुनाव में कहीं जगह नहीं मिला, तारापुर कुशेश्वर स्थान आपको याद होगा जी, इसके बाद बढ़ते जाइए, फिर एमएलसी चुनाव हुआ, यहाँ तक कि पशुपति पास के प्रत्याशी के बाद सुखबुगाहट तो आई, इनकी सुखबुगाहट भी नहीं आई। फिर 2 उपचुनाव हुए, दोनों में भाजपा ने इनका उपयोग किया जी। फिर आपको याद होगा बाबा कि जो एक मुद्दा उठा बहुत बड़ा कि संसद में नई संसद जो बनी है उसके उद्घाटन में ये होना चाहिए, दलित राष्ट्रपति हैं उनका स्थान होना चाहिए, संसदीय व्यवस्था है, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा होता है हमारे यहाँ, तो निश्चित तौर पर उनका नाम है तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन विपक्ष है तो विवाद करना जरूरी भी है और ये हर एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए, जरूरी है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। चिराग पासवान का इस पे स्टैंड का था, आपको याद है बाबा जी, ये सबसे लेटेस्ट जख्म है इसलिए पूरी तरह इसको जी जी। चिराग पासवान ने कहा था कि जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है, लेकिन उस न्योता में चिराग पासवान गए नहीं थे। अब इससे बड़ा मैसेज क्या चिराग पासवान दे। एक तरफ पशुपति पारस को वहां बुलाया जा रहा है कर्नाटक चुनाव और वहां वो जाकर चुनाव प्रचार करके आ रहे हैं, और एक तरफ आप कहते हैं कि हम साथ हैं नरेंद्र मोदी के, और जहां मंच पर जहां साथ रहना था वहां आप गए नहीं, आप अन्य कार्यक्रमों में यहाँ व्यस्त रहे। तो फिर आखिर कहाँ ये पेच फंस रहा है, ये सारी चीजें चल रही है। और चिराग पासवान की सीटों की डिमांड बहुत ज्यादा है जी। वो कह रहे हैं कि जो सांसद पशुपति पारस के हैं उनको माना ही नहीं जाए सांसद, उनको भाजपा कहाँ से मतलब उनके हिस्से का भी इनको दे दिया जाए, जो रामविलास पासवान को मिला था उतना इनको मिले वो पशुपति पारस में नहीं जोड़ा जाए। तो शायद ये लगता है कि भाजपा के लिए संभव भी नहीं है। संभव कहाँ से बाबा, भाजपा के मैंने तो कह दिया कि भाजपा दूसरा नीतीश बनाना नहीं चाहती है। 10 सीट जैसे ही आपके पास आ जाएगा आप उस स्थिति में चले आएंगे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेगोशिएट करने लगे कि हम लेके जा रहे हैं सांसद अपना, सरकार गिरे तो गिरे।
ऐसी स्थिति भाजपा नहीं उत्पन्न होने देना चाहेगी। कोई भी दल अगर कुछ सीटें जीत कर आता है लोकसभा में, उनको सीटें दी जाती हैं, तो इसी आधार पर दिया जाएगा कि वो बहुत इन्फ्लुएंस न कर पाए केंद्र की सरकार। सही बात है। जैसा 2019 के चुनाव में हुआ था। जी 2019 में हुआ, 2014 में हुआ था जी, कि सभी लोग बाहर गए थे, मांझी गए जी, उपेंद्र कुशवाहा लगे, किसी ने सरकार को इंटरफेयर नहीं कर पाए और उल्टा खुद ही डैमेज हो गए। जी तो ये तो मैं चिराग पासवान के और भी इसमें शर्त है, एक और शर्त है, हाजीपुर की एक बड़ी शर्त है। हाजीपुर की सीट पर चिराग पासवान निर्दलीय चुनाव लड़ने की दावा ठोक रहे हैं। निर्दलीय मतलब अपनी पार्टी, बिना गठबंधन के। ऐसी स्थिति में बाबा भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के सहयोगी के प्रत्याशी पशुपति पारस के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे तो ये संभव नहीं है। भाजपा ऐसी स्थिति में तो गठबंधन भी संभव नहीं है, असंभव है। और एक बात अब मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, आप लोग सभी नोट कर लीजिए, चिराग पासवान महागठबंधन में तो नहीं जाएंगे, ये क्लियर है। जब तक नीतीश वहाँ है तब तक इनके लिए संभावनाएं बिल्कुल शून्य है। ऐसे में आगे चल के आप देखिएगा, कांग्रेस की भी डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा है। मांझी की डिमांड्स हैं, वो भी पूरा नहीं हो रही है। तो कांग्रेस, मांझी और यदि उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत नहीं हो पाती भाजपा की, तो उस स्थिति में एक तीसरा मोर्चा बिहार में बनता नजर आ रहा है मुझे। और प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं, चिराग पासवान है, कांग्रेस है, एक बड़ा समीकरण बन सकता है अलग हटकर नीतीश कुमार और भाजपा से, जो प्रभावी भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसके लिए ये भी उनको अच्छे से पता है। चिराग पासवान एक ऑप्शन ये है, चिराग पासवान जब कहते हैं जरूर थोड़ी कि भाजपा से गठबंधन करेंगे, तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि महागठबंधन करेंगे, क्योंकि वैसे तो पशुपति पास सही हो जाएंगे। बार बार उनकी देवयानी मित्रा जो प्रवक्ता है कह रहे हैं कि चिराग पासवान 12 तारीख को भी जाएंगे, मंच पर रहेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे एज फंस रहा है। और बाबा भाजपा भूली नहीं है कि किस तरीके से प्रभारी भूपेंद्र यादव को चिराग पासवान ने इंसल्ट एक तरह से किया। जी वो चीजें भूल नहीं पा रही। और भाजपा सोच रही है कि अगर इनके उस ब्लफ गेम में, उनके प्रेशर पॉलिटिक्स में हम फंस जाएंगे एक बार, तो फिर हमेशा फंसना पड़ेगा। अब अगली जो है, आप लगातार देख रहे होंगे कि मुकेश सहनी को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चलती हैं। मुकेश सहनी का आपने बताया ही कि किस तरह से मुकेश सहनी अपना बंगला और नोटिस से पहले ही खाली कर दिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक चर्चा तो ज़बरदस्त ढंग से चल रही है, और खास करके सहनी समाज में, कि इस बार वो सांसद बनेंगे। कैसे सांसद बनेंगे जब भाजपा से उनकी बात हो नहीं रही है, सीटों का समझौता हो नहीं, भाजपा से उनकी बातचीत हो रही है। जी, वो तस्वीरें उपेंद्र कुशवाहा की तरह सार्वजनिक नहीं हो रही हैं जी, लेकिन मुकेश सहनी की बात भाजपा से हो रही है। 12-13 सीटों की डिमांड्स भी इन्होंने रखी हैं, वो केवल बिहार को लेकर नहीं, वो तो अलग अलग उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार को मिलाकर है लोकसभा चुनाव में, जो कि असंभव है। पिछली बार भी इनका और भाजपा का रिश्ता बहुत प्रगाढ़ था जी। तेजस्वी यादव ने सदन में खड़ा होकर कहा छोटा रिचार्ज आपको दिया है, खत्म कर देगा, तब भी मुकेश सहनी रिएक्ट नहीं किए। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हे तुमको तो फिर धोखा दे देगा भाजपा वाला, अपना विधायक को लेकर आ जाओ, नहीं गए थे। भाजपा के साथ ईमानदारी से रहते, और कहा भी था इन्होंने बयान में, मेरे इंटरव्यू में कहा था कि तब आपके साथ थे तो आपको नहीं बुझाया, अब हम भाजपा के साथ ईमानदारी से। गड़बड़ क्या हो गया कि मुजफ्फरपुर की राजनीति के पेच में फंस गए हैं मुकेश सहनी। इनको मुजफ्फरपुर से इंटरेस्ट है। मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी एक निषाद सांसद है भाजपा के, उनका भी इंद्र की तरह आसन हिलने लगा जब मुकेश सहनी का कद बढ़ने लगा, तो उन्होंने रणनीति के तहत मुकेश सहनी को कमजोर किया। मुकेश सहनी भी पॉलिटिकली बहुत चालाक नहीं रहे थे तब, तो उनसे कुछ गलतियां हुई। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने नीतीश कुमार भी गए थे, वहीं तो फॉल्स गोल कर दिया था। नीतीश भी गए थे, लेकिन नीतीश तो गठबंधन से बाहर नहीं हुए। बिल्कुल। चिराग पासवान जा रहे थे, चिराग पासवान का समर्थित एक प्रत्याशी था, वो भी गए थे, और नहीं तो दूसरे को कुर्बान भी कर दिया, आरसीपी को उसी पर कुर्बान भी कर दिया गया। और बाबा समझ लीजिए, इतना के बावजूद भी उन लोग दुश्मन नहीं बने। दुश्मन कौन बने? तो मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी को दुश्मन बनाकर भाजपा ने वहां निषाद पार्टी को अपने पाले में कर भी लिया और डरा दिया, देखो हमारा बिहार वाला भी निषाद आ रहा है, तुमको कम सीट में करना है तो बोलो, हम उसका कर लेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं कोलेटरल डैमेज हो गए मुकेश सहनी। और फिर यहाँ पे जो उनके विधायकों को तोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर से मुकेश सहनी की एक अभिमन्यु की तरह घेर कर हत्या की गई जी। लेकिन राजनीति में ही तो खास बात है कि कितनी बार भी अभिमन्यु को मारिएगा वो जीवित हो जाएगा। समाज जिसके साथ खड़ा है वो हमेशा जीवित रहेगा। पॉलिटिकल वोट्स जो है मुकेश सहनी के, कुर्नी चुनाव हो या मोकामा चुनाव हो या जहां भी हो, अपने आप को प्रूफ किया है, हर जगह इन्होंने प्रूफ किया। तो उस वोट बैंक के आधार पर भाजपा इन पर डोरे डाल रही थी, लेकिन तब तक इन्होंने मन बना लिया कि जख्म नया है, इसलिए थोड़ा सा अब भाजपा से दोस्ती नहीं करेंगे, अब हम नीतीश कुमार से करेंगे। लेकिन कुर्नी चुनाव में इनके लाख दावों के बावजूद उस सीट को नहीं दिया गया महागठबंधन को, वहीं इन्होंने महागठबंधन में मिलने जाने का मन बना लिया था। और उसके बाद पेच तो कई जगहों पर फंसा। जहाँ एक तरफ मकान छोड़कर इन्होंने साबित कर दिया नीतीश कुमार को कि अब आपके साथ नहीं होगा,
बहुत समय आपको दे दिया। वहीं भाजपा के ने इन्हें सुरक्षा देकर इनसे दोस्ती बढ़ा ली। बाबा फर्स्ट पेज 3 ही जगह रहा है। निषाद समाज को आरक्षण जो बाकी बंगाल और जगहों पे मिला हुआ है, जिसके डिमांड इन्होंने शुरू से किया है। इनको एक राज्यसभा सीट चाहिए जी, मतलब सुरक्षित हो जाएगी संसद। केंद्र में इनको मंत्री बनना है और केंद्र में मंत्री बन के वही आवाज उठाएंगे अपने समाज की। तय रख लीजिए, मुकेश सहनी सांसद बनेंगे, राज्यसभा बने या लोकसभा बने। खगड़िया की सीट और मुजफ्फरपुर की सीट, ये 2 सीट ऐसी है जहां भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है मुकेश सहनी से नेगोशिएट कर पाना। एक जगह पशुपति पारस का पत्ता कटेगा तो एक जगह उन्हीं के सिटिंग सांसद का पत्ता कट सकता है। बिल्कुल ये भी हो सकता है बाबा कि मुकेश सहनी के प्रेम में भाजपा ये कुर्बानी दे दे, जैसा कि 2019 में किया था नीतीश कुमार के चलते। बिल्कुल, और ओम प्रकाश बिल्कुल यादव का 5 लोगों का टिकट काटा था, फिर और भी लोग काटा था। तो निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है। मुकेश सहनी की आवश्यकता इसलिए भी क्योंकि 12-13% वोट उनका है, 14% 15% दावा करते हैं वो, तो उतना बड़ा वोट बैंक भाजपा के पक्ष में आए तो अच्छा ना है। और एक और बात है, मुकेश सहनी का वोट ट्रांसफरेबल है जी, वो जिस तरफ रहते हैं उस तरफ ट्रांसफर होता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो ये। और हाँ, एक और शर्त उन्होंने रख दी है कि चिराग पासवान से ज्यादा सीट चाहिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे का ऑटो करेक्टिव हो गए जी जी। मतलब चिराग पासवान अगर 5 सीट लेंगे तो मुकेश सहनी हमें 5 सीट हमें भी चाहिए। तो ये तो बहुत मैंने मुश्किल हो गया ना सिचुएशन। तो लगभग आपने जो बातें कही काफ़ी इंटरनल बातें हैं और पंचनामा इसी के लिए जाना भी जाता है कि पंचनामा में भीतर की बातें निकाल करके आपके सामने रखी जाती हैं। आगे चल के हम देखेंगे इन दोनों को महागठबंधन, एनडीए गठबंधन में ही ये तय है, पेच यहीं कहीं सुलझाया जाएगा। बिल्कुल, 2014 की बात कर लें, 2013 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, 2020 की बात कर लें और अब 2024 की भी बात करें तो वहाँ भी एक नमन जी का एक बड़ा प्रेडिक्शन है। देखा जाएगा कि इसमें कितना सत्य होता है। हालांकि स्थितियाँ और जो रास्ता है उसी तरफ जा रहे हैं, सारे रास्ते वहीं जा रहे हैं जहाँ लेकर के जाना चाह रहे थे और जिस तरह के तर्क इन्होंने दिए हैं। पंचनामा लगातार आप देखते रहे हैं। आज भी पंचनामा में हमने कोशिश किया है कुछ ऐसी चीज़ों को बताने का जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी। देखते रहेगा पंचनामा और आगे निश्चित रूप से इससे आगे की कड़ी हम लेकर के आएंगे।